हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, क्लास 11th का जो यहाँ फिजिक्स का हम लोग देख रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें एक पार्ट आपका हो चुका था और ये आपका यहाँ पर होने वाला है पार्ट 2। और यहाँ सबसे पहले देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए, इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं और इसमें आपको बोल रहे हैं कि ये पार्ट 2 है। इससे पहले आपको एक पार्ट डिस्कस कर दिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये कहा गया कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। आपको पीछे के वीडियो में बताएं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है ना, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है कि बल का जो सीजीएस मात्रक है वो न्यूटन रहेगा, अर्ग रहेगा, डाइन रहेगा। डाइन ई होता है, ऐसे यहाँ लिखा गया डाइन होगा और इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपको ये बताना है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या रहेगा, बल का सीजीएस मात्रक क्या होना चाहिए। बल का सीजीएस मात्रक, चलिए, न्यूटन है, अर्ग है, डाइन है और इसके बाद ये कहा गया कि इनमें से कोई नहीं है, कोई दूसरा चीज़ का होना चाहिए। तो चलिए, हाँ बिल्कुल, जिसका जिसका बउआ डाइन आ रहा है सभी लोग सही हो। बल का जो सीजीएस मात्रक होता है क्या रहता है बउआ, डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन रहेगा, याद रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है बउआ, यहाँ ध्यान से पढ़ लीजिए कि इकाई बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ये कहना चाह रहा कि अनंत से जो अनंत, यहाँ देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, अनंत से इकाई द्रव्यमान को कहाँ से बउआ, अनंत से उठा के और गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना। अनंत से उठाना है इकाई द्रव्यमान को, उठा के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके जाएंगे, तो यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसका नाम क्या देंगे, गुरुत्वीय विभव बोला जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, गुरुत्वीय बल बोलेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की प्रबलता बोलेंगे, क्या बोला जाएगा। अनंत से इकाई द्रव्यमान को उठाना, इसको क्वेश्चन आप पूरा कर लीजिएगा। अनंत से इकाई द्रव्यमान को उठाकर गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा। चलिए, गुरुत्वीय विभव कहेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, गुरुत्वीय बल कहेंगे और गुरुत्वीय क्षेत्र की प्रबलता कहते हैं, क्या कहेंगे, इकाई द्रव्यमान को आपको उठा के लेके जाना है। चलिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जिसका इसका ई आ रहा है सभी लोग सही हो, ये वाला है ना, सभी लोग सही है बउआ। जिसका जिसका ये है, क्या इसका रहेगा, गुरुत्वीय विभव होता है इसका आंसर, तो आपका ये इसका आंसर आ जाएगा गुरुत्वीय विभव। बात क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ। ये जो यहाँ पर दिया गया है एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। कार्य का एसआई मात्रक आपको पता है कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन सीजीएस कहा गया न्यूटन होगा, अर्ग होगा, डाइन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए, तभी आप यहाँ ऑप्शन से भी आप बता सकते हैं कि न्यूटन तो होगा ही नहीं, ये बल का होता है। डाइन अभी भी आपको बताए थे कि बल का ही होता है, तो बचा तो एक अर्ग ही। तो कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है वास्तव में अर्ग होता है, आपको ध्यान रखना है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या रहेगा बुआ, अर्ग रहेगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग रहेगा, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया गया है। आपको ये कहा गया है कि वृत्तीय गति में बाहर की ओर लगने वाले बल का मान होता है। अगर कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो यहाँ जो अगर कण है तो इसमें बाहर की ओर कितना बल लगेगा ये आपको बताना है। बाहर की ओर कितना बल लगेगा, ये केंद्र यहाँ पर हुआ तो केंद्र से बाहर की ओर कितना बल लगता है ये आपको बताना है। वृत्तीय गति में, है ना, बाहर की ओर लगने वाला जो बल है वो उस बल का मान बताना है। एम भी बटे आर होना चाहिए, पहला में दिया गया है। दूसरा कहा कि नहीं, एम भी आर होना चाहिए, एम भी स्क्वायर बटे आर होना चाहिए, या एम आर डिवाइडेड बाय भी रहेगा। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसमें बाहर की ओर लगने वाला बल है, इस बाहर की ओर लगने वाले बल का मान कितना रहेगा वृत्तीय गति की स्थिति में, बाहर की ओर लगने वाला बल। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल जिसका सी है वो लोग सही हो बउआ, और इसका आंसर आ जाएगा कितना था, एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इसका आंसर आ जाएगा एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो कौन सा ऐसा मिल रहा है आपको, सी मिल रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी आ जाएगा, एम भी स्क्वायर बटे आर। बात क्लियर है। वृत्तीय गति में बाहर की ओर लगने वाला बल और अंदर की ओर लगने वाला बल आपस में समान होता है, तो बाहर की ओर बल कितना लगेगा बउआ, तो एम भी स्क्वायर बटे आर लगेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा पढ़िए क्या दिया गया है।
ये कहा गया है, इसमें ध्यान दीजिए, 5 केजी एवं 10 केजी के दो वस्तुओं को, 5 केजी या 10 केजी है, समान ऊंचाई से गिराया जाए तो पृथ्वी सतह पर सबसे पहले कौन सी वस्तु पहुंचेगा। चलिए बताइए, अगर मान लीजिए कि समान ऊंचाई, यहाँ से अब क्या है, पृथ्वी सतह से ऊपर छत पे चल गए हैं, यहाँ से एक 5 केजी की वस्तु गिराइए और एक 10 केजी की वस्तु गिराइए, तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा ये आपको बताना है। 5 केजी वाला को पहुंच जाना चाहिए, 10 केजी वाला को, दोनों एक साथ पहुंचेगा। और उचित सूचना नहीं है यहाँ उचित सूचना आपको दिया नहीं गया है और कुछ चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। तो चलिए जल्दी से आप बताइए कि 5 केजी और 10 केजी वाला के दो वस्तु को समान ऊंचाई से अगर गिराते हैं तो पृथ्वी सतह पर सबसे पहले कौन सी वस्तु पहुंचेगा। 5 केजी वाला वस्तु, 10 केजी वाला वस्तु, दोनों एक साथ पहुंचेगा और उचित सूचना नहीं दिया गया है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा बुआ। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। दोनों वस्तु एक साथ, इसमें दोनों वस्तु जो है एक साथ, यहाँ पर दोनों वस्तु एक साथ है ना गिरेगा, दोनों वस्तु एक ही साथ गिरेगा, है ना। ये नहीं कि 5 केजी वाला पहले 10 केजी वाला, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही साथ गिरेगा जब हवा नहीं रहता है तब। चलिए यहाँ पर क्या है बबुआ, तो दोनों वस्तु एक ही साथ गिरेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोनों वस्तु जो है एक ही साथ आपको यहाँ पर गिरेगा, चाहे 5 केजी वाला रहे चाहे 10 केजी, कोई भी वस्तु आप गिराइए, यहाँ है ना द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, दोनों वस्तु एक ही साथ गिरेगा, तो आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है देख लीजिए, कहा गया दिए गए चित्र के आधार पर, है ना, जो दिया गया चित्र है इस चित्र के आधार पर क्या करना है आपको, या चित्र की सहायता से वस्तु का त्वरण ज्ञात किया। देखिए यहाँ चित्र नहीं दिया गया, हम चित्र यहाँ बना देते हैं। पहले देख लीजिए, यहाँ दिया एक चित्र दे रहे हैं, यहाँ एक वस्तु है और ये कहा गया है कि इस दिशा में इस पे बल लग रहा है 100 न्यूटन का। बउआ कितना न्यूटन, 100 न्यूटन का बल लग रहा है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि इसका द्रव्यमान 10 केजी है। द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 केजी। तो 10 केजी का द्रव्यमान है, इस पर टोटल 100 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस चित्र के आधार पर आपको ये बताना है कि वस्तु का त्वरण कितना रहेगा। चलिए जल्दी से आप बताइए, इस चित्र के आधार पे आपको वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। यदि वस्तु पर यहाँ देखिए 100 न्यूटन का बल लग रहा है और 10 केजी इसका द्रव्यमान है, बताइए आप कैसे निकालिएगा इसका। तो देखो आप इसको पहले बना लीजिए, आराम से पहले बना के देख लीजिए कि किस प्रकार से बनेगा, और आंसर जल्दी से आप पहले कमेंट कीजिए। 10 है ना, इसका त्वरण यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट देखिए है ना गड़बड़ हो गया, सब में स्क्वायर होना चाहिए, सब में स्क्वायर रहेगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सब में रहेगा। तो ये आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर रहेगा। इसमें पहला 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए देखिए इसका हम तरीका आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले बताइए आपको त्वरण चाहिए था। त्वरण बराबर ए बराबर जो फॉर्मूला होता है, टोटल बल को द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं। तो 100 को 10 से केवल भाग दे दीजिए, है ना, बल को द्रव्यमान से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बचा ऊपर केवल कितना 10, तो आपका आंसर इसमें 10 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इसका आंसर जो रहेगा बउआ, यहाँ पर इसका आंसर, इस क्वेश्चन में इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इसका आंसर आपका कौन सा रहा, इसमें 10 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बुआ, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है ना, ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बतानी है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया, ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ऐसा कहा गया है, ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं ये कहा गया। आगे पढ़िए इसको, देखिए किस प्रकार से सोल्व होगा। चलिए ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप बताइए ऊर्जा के है ना, ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन। देखिए पीछे वाला वीडियो में आपको बताए हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, है ना। इसको ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन एक रूप से, है ना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बात बताइए, ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं ये तो है ना, तो इसमें कहा गया कि ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, गलत है। ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ये भी गलत है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा। देखिए आप क्या करते हैं, जैसे अब बताइए अगर मान लीजिए कि करेंट से है ना पंखा चलाते हैं,
या मोटर चला देते हैं तो क्या होता है, करंट के पास विद्युतीय ऊर्जा है और विद्युतीय ऊर्जा को मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो है ना, एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग उसको परिवर्तित कर लेते हैं। या देखते हैं सौर प्लेट क्या करता है, अगर यहाँ पर है ना, अगर आप सौर प्लेट लगा लेते हैं तो इस पर लाइट आता है और आपको धारा इसमें करंट देना शुरू कर देता है। तो यहाँ बताइए लाइट के पास कौन सा ऊर्जा है, तो उसके पास प्रकाश ऊर्जा होता है ना, प्रकाश के पास कौन सा ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा। इसको इस सौर प्लेट जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में विद्युतीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो ऊर्जा को ध्यान रखना है कि एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कौन सा बउआ, सी आ जाएगा। जिसका सी था वो सब है ना, सभी लोग सही हो। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ, गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक होता है। लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, है ना, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है, गुरुत्वीय विभव का एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति केजी होता है या जूल होता है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या रहेगा, क्या इसका आंसर होना चाहिए बउआ, मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, या ऐसा है कि इसमें नहीं जूल प्रति सेकंड होना चाहिए, या और दिया गया है आपको जूल प्रति केजी होना चाहिए या जूल होना चाहिए। तो गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक आपको बतानी है, गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक क्या रहेगा। चलिए जल्दी से बताइए आपका आंसर। हाँ बिल्कुल, जिसका सी है सभी लोग सही हो, सी वाले जूल प्रति केजी। ग्रेविटेशन में आपको पढ़ना है जूल प्रति केजी, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इलास्टिक कोलिजन तीन प्रकार का आप लोग पढ़े होंगे, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है, अगर कोई कोलिजन इलास्टिक है तो क्या होगा। सबसे पहले कहा गया कि ऊर्जा समान होगा, ऊर्जा समान नहीं होगा, वस्तु एक दूसरे से चिपक जाता है और इनमें से कोई नहीं, ऐसा कहा गया। तो चलिए आपको बताना है कि इलास्टिक कोलिजन में कौन सी घटना होता है। चलिए ऊर्जा समान होता है, ऊर्जा समान नहीं होता, मतलब असमान होता है, ऐसा कह रहा है। वस्तु आपस में चिपक जाता है, कोलिजन करने के बाद दो वस्तु एक वस्तु बन जाता है। और ये कहा गया है इसके बाद कि है ना, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई है ही नहीं। जल्दी से बताइए कि इलास्टिक कोलिजन में कौन सी घटना होती है। अगर आप इलास्टिक कोलिजन का डिफिनेशन जानते होंगे तो खुद बना दीजिएगा। एक ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद ऊर्जा समान होता है, टक्कर के पहले टक्कर के बाद जो है ऊर्जा समान होता है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये ऊर्जा हमेशा समान इसमें रह जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ऊर्जा है ना समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान केंद्र के बारे में कहा गया है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है सीओएम होता है। वो सीओएम क्या है, एक बिंदु है, आयत है, वर्ग है, समतल है। द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास आपका जो होता है वो सेंटर ऑफ मास ये क्या है, ये आपको बताना है। बिंदु रहेगा, आयत रहेगा, वर्ग रहेगा, समतल रहेगा। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। द्रव्यमान केंद्र के बारे में क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र आपका, द्रव्यमान केंद्र क्या रहेगा ये बताना है। चलिए अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, आप कमेंट कीजिए। जिसका ए आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, ए वाले सभी लोग से। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है वो, एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। द्रव्यमान केंद्र है ना, बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर उस वस्तु के कुल द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है, एक बिंदु होता है आपका, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को कहा, चलिए यहाँ पर बताइए जल्दी से। दो गो द्रव्यमान दिया गया है, एक द्रव्यमान यहाँ है, एक द्रव्यमान यहाँ, तो दोनों के बीच कुछ बल लगेगा। तो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बतानी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि उसको वैद्युत बल कहते हैं, बी में कहा कि चुंबकीय बल कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, किस नाम से जानेंगे, जल्दी से बताइए। पहला है वैद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल। चलिए जिसका इसका आंसर बिल्कुल, जिसका डी आ रहा आंसर हुआ सभी लोग सही, गुरुत्वीय बल। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, वो गुरुत्वीय बल। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो द्रव्यमान के बीच बल लगता है वो हमेशा आकर्षण वाला बल होता है, विकर्षण नहीं होता है, हमेशा आकर्षण बल होता है, तो इसको गुरुत्वीय बल कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हुक के नियम के अनुसार स्प्रिंग बल का मान होता है। हुक साहब स्प्रिंग के लिए एक नियम दिए थे कि यदि कोई स्प्रिंग पर बाहर से बल लगाते हैं तो स्प्रिंग वो भी बाहर से बल लगाता है, और कितना लगाता है ये बताए थे हुक साहब, है ना। तो आपको ये बताना है कि हुक के नियम के अनुसार स्प्रिंग बल का मान कितना रहेगा। चलिए जल्दी से बताइए, हुक के नियम के अनुसार स्प्रिंग बल कितना होना चाहिए। ए बराबर माइनस के इंटू एक्स रहेगा, ए बराबर के बटे एक्स रहेगा, ए बराबर एक्स बाई के रहेगा, और ए बराबर एक्स प्लस के रहेगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कम हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा आंसर सही रहेगा।
ए बी सी या डी? जल्दी से आप आंसर कमेंट कीजिए। हुक के नियम के अनुसार स्प्रिंग बल का मान होता है। चलिए, जिसका इसका ए आ रहा है सभी लोग सही हुए। ए आपका आंसर हो जाएगा बुआ, एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स। एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स। माइनस इस बात को दर्शाता है, इसमें माइनस इस बात को दर्शाता है कि स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल और उसकी विकृति जो एक्स होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहता है। ठीक है, चलिए आप लोग ये सब पढ़े हैं या पढ़े होंगे तो आपको इसमें है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियतांक का एसआई मात्रक, जो के होता है स्प्रिंग नियतांक, इस स्प्रिंग नियतांक का एसआई मात्रक बताना है। जल्दी से बताइए, बड़ी बेसिक क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी करता है। क्या स्प्रिंग नियतांक का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए? पहला दिया गया होगा कि न्यूटन प्रति मीटर होना चाहिए, मीटर प्रति न्यूटन होना चाहिए, न्यूटन मीटर होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो जल्दी से आप इसको देख लीजिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो के आपका होता है, इस के का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, स्प्रिंग नियतांक का एसआई मात्रक क्या रहेगा? चलिए कमेंट कीजिए। बउआ डी तो बिल्कुल नहीं, जिसका डी आ रहा है और सी आ रहा है दोनों खत्म, डी और सी दोनों में से कोई नहीं होगा। चलिए अब आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। डी और सी नहीं होगा, डी और सी बिल्कुल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जिसका ए आ रहा है सभी लोग सही हो। न्यूटन प्रति मीटर होता है बउआ, न्यूटन प्रति मीटर इसका आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग नियतांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का मान बताइए, है ना। स्प्रिंग में संचित, स्प्रिंग देखते हो बल लगाता है, तो स्प्रिंग में जिसमें बल रहता है उसमें ऊर्जा भी होता है। तो अगर बल लगा रहा तो ऊर्जा है तब ना, तो कितना ऊर्जा रहेगा? पहला दिया है 1/2 के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, हाफ के इंटू एक्स होगा। वो 1/3 के एक्स स्क्वायर है, 1/4 के इंटू एक्स है। तो जल्दी से बताइए कि स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए? स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा रहेगा, इस ऊर्जा का मान कितना रहेगा? स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का मान हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स, 1/3 के एक्स स्क्वायर, 1/4 के इंटू एक्स। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए? चलिए बताइए, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, कौन सा होगा? स्प्रिंग में संचित ऊर्जा बताना है। चलिए आपका बिल्कुल जिसका आंसर ये आ रहा है सभी लोग सही हो। हाफ के एक्स स्क्वायर होता है वो, ध्यान रखना। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कितना था? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर इसमें ये आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, दो या दो से अधिक स्प्रिंगों को आपस में सजाना क्या कहलाता है? चलिए देखिए, दो या दो से अधिक अगर आपको स्प्रिंग दिया गया है, तो स्प्रिंग को अगर आपस में आप सजाते हैं, है ना, दो या दो से अधिक स्प्रिंग को यदि आप आपस में सजाते हैं तो सजावट को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, सजावट को हम लोग क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक स्प्रिंगों को आपस में सजाना है तो सजावट को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन कहेंगे, वियोजन कहेंगे, विसरण कहेंगे, इसमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए। दो या दो से अधिक स्प्रिंगों को आपस में सजाना है तो उसका नाम हम लोग क्या देंगे? संयोजन है, वियोजन है, विसरण है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आंसर ये है जो सभी लोग सही, संयोजन, है ना। संयोजन या सम्मोहन कहा जाता है। दो या दो से अधिक, है ना, प्रतिरोध को सजाना संयोजन कहलाएगा, प्रतिरोधों का संयोजन। स्प्रिंग को सजाएंगे तो स्प्रिंग का संयोजन, है ना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, संयोजन होगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। हाँ, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं, यहाँ वस्तु है, यहाँ से ऊपर की ओर फेंक दिए, ऐसे ऊपर की ओर फेंके हैं, कुछ बेग मान लेते हैं कि यू बेग से इसको फेंका गया है, यू बेग से, है ना। तो अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम, सबसे अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगा ये बताना, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई बताना है। एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है या बताइए, अधिकतम ऊंचाई बराबर क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है? सबसे अधिकतम ऊंचाई तक अगर फेंका जाए तो इसके लिए सूत्र क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से बताइए, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो? हाँ, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, यू बटे जी, यू स्क्वायर बाई 2g, यू डिवाइडेड बाई 2g। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर रहेगा। अगर आप पढ़े हैं तो इसको आप बता सकते हो। चलो जल्दी से बताओ, अधिकतम ऊंचाई वाला फॉर्मूला क्या रहेगा? एच बराबर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यही तो होता है बुआ, है ना। इसी को तो पढ़े होता, सी इसका आंसर आ जाएगा, सी रहेगा। अगर नहीं जानते हो तो ध्यान रखो, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, आपका आंसर इसमें आ जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी रहेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, यदि 5 kg के वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगाते हैं, कितना बउआ? यहाँ पर देखिए आपको 5 kg का वस्तु दिया गया है, 100 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान बताइए। चलिए बेसिक क्वेश्चन, पीछे भी एक क्वेश्चन करवाए हैं, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन अभी करवाए हैं
यहाँ दिया गया है कि 5 kg का वस्तु है, 100 न्यूटन का बल लगावेंगे, तो बल लगावेंगे तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान कितना होना चाहिए? जल्दी से बताइए इसका आंसर, इसका जल्दी से कमेंट कीजिए। 20 होगा, 15 होगा, 12 होगा, 18 होगा, कितना रहेगा बताइए। त्वरण बराबर क्या होता है बउआ? तो त्वरण बराबर होता है बल। बल का मान कितना दिया है बताइए जल्दी से? 100 डिवाइडेड बाय द्रव्यमान 5। बल को द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे, आपका निकल जाएगा यहाँ पर त्वरण। के बार में कटेगा बउआ? 20 बार में कट जाएगा, तो 20 25 100, 20 बार में कटा, कौन सा आंसर है? ए। तो आपका आंसर इसमें ए आ जाएगा। क्या आपको तकलीफ इसमें है? अरे दिए गए बल को अगर द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं तो यही ना आपका आंसर आ जाएगा बउआ, तो 20 आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें कौन सा आ गया है? ए हो जाएगा, है ना। त्वरण आपको चाहिए, बल को द्रव्यमान से डिवाइड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण बल के अधिकतम मान को कहते हैं, बताइए क्या होगा? घर्षण बल के जो सबसे अधिकतम मान होता है, उस सबसे अधिकतम वाले मान को हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपको बतानी है। घर्षण के सबसे अधिकतम मान को हम लोग क्या कहेंगे? चलिए बताइए जल्दी से। क्या स्थितिज घर्षण बल कहेंगे, गतिज घर्षण बल कहेंगे, शून्य घर्षण बल कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण बल के सबसे अधिकतम मान को हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से बताइए। घर्षण बल के सबसे अधिकतम मान, स्थितिज घर्षण है, गति कराता है ना, गतिज घर्षण बल रहेगा, शून्य घर्षण बल रहेगा, इनमें से कोई नहीं। घर्षण बल के अधिकतम मान, चलिए बी जिसका इसका सभी लोग सही हो, बी वाले बउआ गतिज घर्षण बल, है ना। बी इसका आंसर हो जाएगा गतिज घर्षण बल। क्लियर है? गतिज घर्षण बल। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रैखिक वेग और कोणीय वेग। रैखिक वेग आपको पता है कि भी होता है, कोणीय वेग आपको पता है ओमेगा होता है। तो भी और ओमेगा में कौन सा संबंध सही है? भी और ओमेगा में आपका कौन सा संबंध सही है? भी है, दूसरा में ओमेगा है बउआ, तो दोनों में कौन सा संबंध आपका सही है? चलिए जल्दी से बताइए, भी और ओमेगा में कौन सा संबंध सही है? भी बराबर आर ओमेगा है, भी बराबर है ना ओमेगा बाई आर है, भी बराबर ओमेगा आर स्क्वायर है, आर ओमेगा स्क्वायर है। क्या रहेगा? रैखिक वेग और कोणीय वेग में तो भी बराबर क्या होता है बउआ? आर ओमेगा होता है। भी बराबर आर ओमेगा होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वृत्तीय गति में पढ़ाया गया है। आपका आंसर आ जाएगा ए। आंसर इसमें कौन सा रहेगा बउआ? तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा ए, है ना। भी बराबर आर ओमेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है आपका बउआ? ए है, हाँ ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्लास वाला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसको देखिए तो पढ़िए और क्वेश्चन आंसर बताइए। एम द्रव्यमान के किसी वस्तु के एच ऊंचाई पर रखते हैं। यहाँ से एच ऊंचाई पर, यहाँ से एम द्रव्यमान वाले एक वस्तु को रख दिए एच ऊंचाई पर, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितना रहेगा? देखिए एकदम बेसिक है लेकिन उतना ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। एम द्रव्यमान के वस्तु को एच ऊंचाई, है ना, एच ऊंचाई तक रखेंगे तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? क्या होता है बउआ? mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा जो है आपका mgh रहेगा। कौन सा आंसर आपको मिला है? mgh, डी आपका आंसर मिल रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर U बराबर mgh, है ना। एम द्रव्यमान को एच ऊंचाई तक रखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा कितना आ जाएगा? mgh आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कहा गया जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो, पिछला क्लास में आपको बताया था कि दोनों लंबवत रहेगा तो कार्य का मान 0। अगर एक ही दिशा में रहेगा, बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा, बताइए। बल और विस्थापन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो जो बल द्वारा कार्य होगा, वर्क होगा, वो क्या रहेगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या कुछ भी हो सकता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? धनात्मक है, ऋणात्मक है, इसके बाद कहा गया है कि शून्य होगा, कोई काम नहीं होगा, और फिर ये भी कहा गया कि इसमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। बल विस्थापन है कि बल भी इसी दिशा में है, विस्थापन भी इसी दिशा में है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा वो, धनात्मक हो। जब दोनों एक ही दिशा में होता है तो धनात्मक, दोनों विपरीत दिशा में होता है तो ऋणात्मक, दोनों लंबवत होता है तो 0। इसे आप पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक नियतांक जी का खोज। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए। पिछला वीडियो में भी लगता है क्वेश्चन आया था कि सार्वत्रिक जो नियतांक होता है जी, कैपिटल जी का खोज कौन किए हैं? कैपिटल जी का खोज जल्दी से आप बताइए। पीछे के वीडियो में भी सेम क्वेश्चन दिए थे, सेम क्वेश्चन, है ना। एंटोनी लोरेज लेबोजियर होता है, लेबोजर लिखा गया है ना, लेबोजियर। आइजक न्यूटन, है ना, हेनरी कैवेंडिश और जॉन डॉल्टन। जल्दी से बताइए कौन है? बिल्कुल जिसका सी है सभी लोग सही हो, है ना, सर हेनरी कैवेंडिश, है ना, ध्यान रखना, सर हेनरी कैवेंडिश इसका आंसर हो जाएगा आपका। जी का खोज किए हैं। अगला क्वेश्चन को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जूल और कैलोरी के बीच कौन सा संबंध सही है?
जल्दी से बताइए। ये भी पिछला क्लास में क्वेश्चन दिए थे बउआ, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पिछला क्लास में दिया गया, 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरी है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल है, 1 जूल बराबर 3.18 कैलोरी है, और 1 कैलोरी बराबर 3.18 जूल है। तो जल्दी से आप ये बताइए कि जूल और कैलोरी के बीच कौन सा संबंध सही है, जूल और कैलोरी के बीच कौन सा संबंध। चलिए पीछे के वीडियो का क्वेश्चन, इसमें सबका आंसर सही होना चाहिए। आपका आंसर आ रहा है बी, और जिसका जिसका भी बी है सभी लोग सही। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए क्या दिया गया है। यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी को 4 गुनी बढ़ा दिया जाए, ये तो क्वेश्चन कहा गया है। अब पढ़ लीजिए, पहले खुद से क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए। 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 4 गुनी बढ़ा दिया जाए तो बल क्या होगा, दूरी बढ़ा है ना 4 गुना, तो दूरिया नीचे याद होगा आपको, आर स्क्वायर कर देना है। तो बताइए अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा, 16, 1/16 गुना 1/16 आ जाए, ऊपर कुछ ना तो 1 है बउआ। आपका आंसर 1। जितना गुना कहेगा उसका स्क्वायर करके और नीचे कर देना है। दूरी को जितना गुना कहेगा, इसे 4 गुना कहता है, 4 का स्क्वायर 16 और 1 बटा में लिख देना है, तो 1 अगर कहता 5 गुना तो ये है ना 1/5 का स्क्वायर 25, 6 गुना तो 1/36, ऐसा हो जाता। तो चलिए आपका आंसर कौन सा आ जाएगा बउआ, 1 करके बताए हैं, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा बी। कौन सा रहेगा बउआ, इसमें आपका आंसर बी आ जाएगा 1/16, चूँकि 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 तो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया पृथ्वी की त्रिज्या, पिछला वीडियो में भी आया था, पृथ्वी की त्रिज्या जल्दी से बताइए। तो ये तो जल्दी से बता सकते हो, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। पृथ्वी की त्रिज्या आपको बतानी है कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगा, है ना 6300 किलोमीटर। इससे और लगता है अधिक भार पर आँख पर, यही ठीक था नहीं। चलिए यहाँ देख लीजिए क्या है, 6300 किलोमीटर है, 64 है ना 6200 है, 6400 है, 6800 किलोमीटर में। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना, बिल्कुल सी जिसका इसका सभी लोग सही हो, 6400 किलोमीटर होता है पृथ्वी की त्रिज्या बउआ। और अगला क्वेश्चन में चलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, लीजिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा आ गया, 2-3 क्वेश्चन सेम दे दिए हैं, सब अति महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा रिपीट आपका हो जाएगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए, पृथ्वी का द्रव्यमान जल्दी से बताइए, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा। 6 × 10 के पावर कितना लिखा गया है वो देख लीजिए, 23 लिखा गया है केजी में। दूसरा में 6 × 10 के पावर 24 है, 6 × 10 के पावर 25 है, और 6 × 10 के पावर 26 है। चलिए पृथ्वी का द्रव्यमान बिल्कुल 6 × 10 के पावर 24, ये आपका आंसर आ जाएगा बउआ बी, 6 × 10 के पावर 24 आपका आंसर आ जाएगा केजी में। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि और प्रकाश में सबसे अधिक वेग किसका होता है, ध्वनि का वेग ज़्यादा है या प्रकाश का वेग ज़्यादा है। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन। जैसे ठनका उनका ठनकता है तो पहले लाइट आता है बाद में आवाज़ आता है, क्यों लाइट पहले काहे चलाता है, काहे कि लाइट का स्पीड ज़्यादा है और ध्वनि का कम होता है। तो सबसे अधिक वेग किसका होता है, प्रकाश का होता है ना। सबसे अधिक वेग किसका है वो, प्रकाश का। प्रकाश का वेग सबसे अधिक हो जाएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा, है ना। ध्वनि और प्रकाश में साउंड होने के बाद में सुनाई देता है, तो ध्वनि और प्रकाश में ध्वनि का वेग जो होता है वो कम होता है, प्रकाश का वेग अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक होता है, जल्दी से बताइए। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या रहेगा, वाट होगा, जूल होगा, किलोग्राम होगा, वोल्ट होगा। वाट है, जूल है, किलोग्राम है, वोल्ट है। चलिए बताइए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, शक्ति पावर, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जूल है, किलोग्राम है, वोल्ट है। चलिए 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 जल्दी से कमेंट कीजिए। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, बिल्कुल ठीक है बउआ, शक्ति का एसआई मात्रक क्या रहेगा आपका, वाट होगा। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा, ये आंसर जिसका ये है सभी लोग सही हो, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बउआ, और यहाँ देखिए, हाँ सदिश राशि वह है, ऐसा लिखा गया, सदिश राशि हुआ है नहीं, सदिश राशि वह है जिसके पास, सदिश राशि वह, थोड़ा सा टाइपिंग वाला मिस्टेक हो गया, टाइपिंग वाला इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। सदिश राशि वह है, यहाँ वह लिखा गया है, वह है जिसके पास परिमाण होता है, दिशा होता है और त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन करता है, या सभी। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। आपको ये बताना है कि सदिश राशि वह है जिसके पास क्या परिमाण होता है बुआ, दिशा होता है ना, त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन करता है, और सभी। कौन सा आंसर आ जाए, बिल्कुल जिसका आंसर डी है सभी लोग सही हो। सदिश उसको कहते हैं जिसके पास तीनों होता है, परिमाण हो, दिशा हो, त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन भी करे, तो उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है, दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत हों, ऐसा कहा गया है कि दो गो सदिश जो है वो एक दूसरे पर लंबवत है, एक दूसरे पर लंबवत है, तो उसका अदिश गुणनफल होगा, डॉट प्रोडक्ट बताना है,
है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर दोनों लंबवत है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या कुछ भी हो सकता है ना, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक, कभी कभी शून्य, ऐसा हो सकता है। तो बताइए, अगर बउआ दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत है तो उसका अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का मान कितना होना चाहिए, ए डॉट बी का मान कितना होना चाहिए आपको बताना है। दो सदिश लंबवत है तो डॉट प्रोडक्ट का मान कितना रहेगा, अदिश गुणनफल का मान बिल्कुल 0। जिसका आंसर आ रहा है वो 80, सभी लोग सही हो, सी वाले सभी लोग सही हो, जिसका आंसर सी है सभी लोग सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या दिया गया है, आप थोड़ा ध्यान से आप देखिए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा सब न्यूमेरिकल मिलेगा। यहाँ देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब है, ये सब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये सब आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं कुछ, तो इसको सॉल्व करना है। ये सब अति महत्वपूर्ण है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, या बोर्ड वाला 11th वाला जो होता है ना उसमें फाइनल एग्जाम, उसमें से हम पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, दो सदिश है ना, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन। दो गो वेक्टर आपको दिया गया है ए और बी, दो वेक्टर कौन कौन है बउआ, तो ए और बी दिया गया है। चलिए आपको एक कलर सेम ही रहने देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दो सदिश ए और बी दिया है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट बताना है, मतलब ए डॉट बी निकालना है। आप निकाल के बता सकते हो इसका आंसर, आप इसका आंसर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बता सकते हैं। आई को आई के साथ गुना करो, जे को जे के साथ गुना करो, के को के साथ गुना करो। पहले आंसर कमेंट करो, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, तो क्या रहेगा, है ना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ गुना कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ बताइए आई के साथ कितना है 2, यहाँ कितना है -4, तक गुना करेंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ जे के साथ -3, यहाँ 2 है तो 3 दूना 6 माइनस में आ जाएगा। 7 यहाँ है, यहाँ -7, 7 चौका 28 माइनस में आ जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए कितना आंसर इसका आना चाहिए, -8 है, -6 है और -28 है। आंसर कितना इसका घटा है ना, सॉल्व करके देखिए, बिल्कुल -42 जिसका इसका आ रहा है, सभी लोग सही हो बउआ। माइनस में कितना आ जाएगा आपका 42, तो माइनस में 42 आपका आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का मान माइनस में कितना आएगा, आप जानते हो कोई बड़ी भारी क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पर बात ए है बउआ, यहाँ पर आपको बात ये है कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िया क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कहा गया कंसीडर 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर अल्फा दिया है, दूसरा वेक्टर आपको बीटा दिया गया है। 2 वेक्टर कंसीडर करना है, एक अल्फा है दूसरा बीटा, है ना, अल्फा दूसरा बीटा या बी है, ए और बी है, ए दिया है बी दिया है। अच्छा कहा गया कि सच दैट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, देन फाइंड द, है ना, वैल्यू ऑफ एम, एम का मान चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, जब दो वेक्टर लंबवत है तो उसका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट का मान कितना होता है, 0 होता है। जब दो वेक्टर आपका हुआ, जब दो वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत होगा, ध्यान रखना, जब दो वेक्टर लंबवत तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0। तो डॉट कैसे निकालते हैं, तो आई को आई के साथ, यहाँ एम है और यहाँ 4 है, तो 4 में अगर एम से गुना करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4m आ जाएगा, और दूसरा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बराबर 0 कर देंगे। अब मेरा सोल्व जब करेंगे तो आ जाएगा 4m बराबर -4, एक बार में कट जाएगा। तो बताइए एम का मान -1 नहीं आया, एम का मान -1 नहीं दिया गया है ना, एम का मान -1 हो जाएगा। जब दो सदिश लंबवत है उसका डॉट प्रोडक्ट केवल 0 कर देना है, आपका आंसर आएगा। यहाँ दोनों लंबवत दिया गया है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ गुना करके 0 का बराबर कर दिए, एम निकल गया आपका, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट, एक दिया गया है आपको ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया गया है, और डॉट दूसरा में दिया गया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला का स्क्वायर और माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो ए वेक्टर का स्क्वायर और माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, और वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कौन सा है जिसमें माइनस वाला चिन्ह आपको दिया गया है, पहला ही तो है जो जिसमें माइनस चिन्ह दिया गया है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला आपको ऑप्शन मिल रहा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया फाइंड थीटा बिटवीन 2 वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना था। कोण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं बताइए, कोण ज्ञात करने के लिए कौन फॉर्मूला, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं ऊपर, ए डॉट बी लिखते हैं,
और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, ए का भी मैग्नीट्यूड और बी का भी मैग्नीट्यूड। यही तो करते हैं। अगर आपको दो है ना सदिश के बीच का कोण चाहिए तब कोण आप कैसे निकालोगे? तब कोण निकालने का तो यही फॉर्मूला आपका होता है, कोण इसी तरह से निकलता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर डॉट, तो ऊपर आपका डॉट चाहिए ना, तो ऊपर जब आपको डॉट चाहिए तो ज़रा समझ लीजिए, अगर ऊपर आप डॉट लिखे हैं तो डॉट का मान कितना दिया गया है देख लीजिए, तो डॉट का मान 1 दिया गया तो ऊपर में 1 लिखेंगे, बटा नीचे में ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, तो बी ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड 2, तो आ जाए कॉस थीटा बराबर आ गया कितना 1/2 आपका आ गया है। कॉस कितना का मान 1/2 होता है वो 60 डिग्री, लेकिन 60 आपको दिया नहीं है, पाई करके दिया है ना, तो देखो 60 डिग्री को पाई बटे है ना, 60 डिग्री जो होता है वो उसको पाई बटे हम लोग 3 कहते हैं, है ना, पाई बटे 3 बोलते हैं। तो यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब पाई बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा चौथा आ जाएगा पाई बटे 3। वो क्लियर है, वो आपको त्रिकोणमिति में बताया जाएगा कि पाई बटे 3 इसका रहेगा। अब सोल्व देखिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का मान 1 दिया जो यहाँ लिखे हैं, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 दिया गया, देख लीजिए बी का मैग्नीट्यूड 2 है तो 1/2, कॉस 1/2 का मान कितना है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री का मतलब पाई बटे 3 आपका आंसर आ गया है। क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन को चलो देखो, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, 2 गो वेक्टर दिया गया है, कहा गया है बउआ इस दोनों वेक्टर के बारे में कि इफ 2 वेक्टर्स दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के मतलब ये होता है बउआ लंबवत, ऑर्थोगोनल के मतलब कुछ ये बउआ लंबवत है, ऑर्थोगोनल के मतलब क्या होता है लंबवत होता है। तो यहाँ 2 सदिश आपको लंबवत दिया गया है, तो ये आपको बताना है, यहाँ पर समझिए 2 सदिश आपको लंबवत दिया गया है, तो लंबवत वाले कंडीशन में चलिए कहा गया कि एक्स का वैल्यू बताइए क्या रहेगा, तो ये बताइए 2 वेक्टर जब लंबवत हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो दोनों को डॉट करो, आई को आई के साथ, यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है, तो 2 और 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6, एक तो 6 हो गया, माइनस देखिए 3 यहाँ और x यहाँ है, जे के साथ यहाँ 3 यहाँ x है, तो 3 गो x में तो 3x माइनस में दिया गया 3x, अब प्लस 3 दूना 6, लास्ट में 3 है 2 तो 6 आ जाएगा बराबर कितना 0। इसको सोल्व करेंगे, तो अगर इसको आप सोल्व करने जाइएगा तो बताइए इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर पाइएगा। इसको अगर आप सोल्व करते हैं, इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो सोल्व कैसे कर पाइएगा बताइए, किस प्रकार से सोल्व होगा। इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो बताइए, यहाँ पर 6 गो 12 गो आ गया, अब माइनस 3x बराबर 0 आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3x बराबर माइनस में 12, उधर आ जाएगा -12, माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, और 3 चौके 12, 4 बार में यहाँ पर तो 4 आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा दिया है बी, है ना। तो इस तरह से अरे कुछ नहीं करना है, दोनों सदिश जो यहाँ पर है बउआ ना एक दूसरे पर लंबवत है, तो डॉट प्रोडक्ट को केवल 0 कर देना है। बात क्लियर हो गया है, यहाँ तक आपको है ना कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप पहले कंप्लीट पूरा एकदम ढंग से कंप्लीट कीजिए, एक और वीडियो आपको अपलोड करने वाले हैं कुछ दिन में, तो इतना पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। 2 वीडियो हो गया है, एक वीडियो पहले दिए हैं, एक वीडियो ये आपका है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, है ना, इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और दोस्तों है ना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए तब इसको रहने देते हैं बउआ, नेक्स्ट अगला क्लास में।